Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फिल्म की शुरुआत में हम पादरी को चर्च में एक बच्चे के साथ देखते हैं, जिस बच्चे की बॉडी पर एक अजीब सा निशान होता है। यहाँ पादरी असल में उस बच्चे का सैक्रिफाइस करने वाला था। वो जैसे ही एक चाकू से बच्चे को मारने जाता है, वैसे ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इनकी झड़प में पादरी की मौत हो जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम इस घटना के 30 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मोनेस्ट्री में एक आदमी मरेक आया हुआ होता है। दरअसल मरेक एक प्रीस्ट होने के साथ साथ एक्सॉर्सिस्ट भी है, जिस वजह से उसे यहाँ पर एक लड़की के एक्सॉर्सिज्म में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। मोनेस्ट्री में मरेक का स्वागत यहाँ के हेड फादर एंड्रेस करते हैं, जो कि मरेक से बताते हैं कि यहाँ ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जिनके अंदर सैटन का वास होता है। अब यहाँ के नियमों के मुताबिक मरेक के सामान की तलाशी ली जाती है, जिसे एक डेविड नाम का आदमी कर रहा होता है, जिसमें उसे कुछ सिगरेट्स के अलावा और कुछ गलत चीजें नहीं मिलती। अब मरेक को एक कमरा दिया जाता है जो कि काफी गंदा होता है, हालांकि इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सबसे पहले अपने कपड़े बदलकर प्रीस्ट वाले कपड़े पहन लेता है। जिसके बाद वो अपना सूटकेस खोलता है तो उसके नीचे की तरफ उसने एक गन और एक पेपर कटिंग छिपा कर रखी थी, जिस पेपर कटिंग में 8 लड़कियों के गायब होने की खबर छपी हुई थी। दरअसल मरेक असल में एक पुलिस वाला है, जो कि इन 8 गुमशुदा हो चुकी लड़कियों का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि पुलिस को इस मोनेस्ट्री के खिलाफ किसी अनजान ने टिप दी थी कि उनके गायब होने के पीछे चर्च का ही हाथ है। अब मरेक सभी प्रीस्ट के साथ एक सभा में जाता है, जिसके बाद वो सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं, जिस खाने में से मरेक को कुछ गंध आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि यह गोश्त सड़ा हुआ हो। हालांकि वो जब बाकी सबको देखता है तो वो सभी आराम से अपना खाना खा रहे होते हैं, इसलिए किसी तरह से मरेक भी अपना खाना चुपचाप खा लेता है। जिसके बाद अगले दिन फादर एंड्रेस मरेक और बाकी सभी प्रीस्ट को इकट्ठा करके बताते हैं कि वो सभी साथ में मिलकर एक लड़की का एक्सॉर्सिज्म करने वाले हैं, जिसमें वो लोग उसके अंदर के सैटन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उस लड़की को एक बेड से बांध दिया जाता है और फादर एंड्रेस इस रिचुअल को करने लगते हैं, जिनके मंत्र बोलते ही वो लड़की अजीब तरह से हिलने लगती है। साथ ही वो बेड भी काफी तेज से हिल रहा होता है जिसमें वो लड़की बंधी हुई थी। तभी अचानक से जो क्रॉस लेकर फादर प्रेयर्स और मंत्र वगैरह बोल रहे होते हैं, उसमें आग लग जाती है, जिसके बाद ये रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद मरेक अपने रूम में आता है, जहां मुंह धोते वक्त उसे शीशे में कुछ दिखता है, जिसको छूते ही वो शीशा पूरी तरह से चिटक जाता है और ये देख मरेक काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद रात के समय मरेक चुपके से फादर एंड्रेस के ऑफिस में दाखिल होता है, जहाँ पर किसी का भी जाना मना था। यहाँ मरेक को उन सभी लड़कियों की वीडियो टेप्स मिलती है जिनका एक्सॉर्सिज्म अब तक किया गया था, इसलिए मरेक उस जगह जाता है जहाँ पर उस लड़की का एक्सॉर्सिज्म कुछ देर पहले किया जा रहा था। यहाँ बेड के नीचे मरेक को एक इंजेक्शन मिलता है, जिससे वो समझ आता है कि उस लड़की को किसी तरह की ड्रग दी गई थी। साथ ही मरेक को बेड के पास से कारपेट हटाने पर एक पत्थर मिलता है, जिस पर खड़े होकर उसे प्रेस करने पे बेड जोर जोर से हिलने लगता है। और साथ ही जब मरेक उस क्रॉस को देखता है तो उसके पीछे की तरफ एक बटन होता है, जिसे दबाने पर उसमें आग लग जाती है। अब ये सब देखकर मरेक पूरी तरह से समझ चुका था कि ये लोग जो भी करते हैं वो सब एक तरह का ढोंग है। अब अगले दिन फादर एंड्रेस मरेक को प्रार्थना करवाने के लिए कहते हैं, जहां जब मरेक एक लाइन से ज्यादा नहीं बोल पाता तो उस पर वो काफी नाराज होते हैं और इस प्रार्थना का वो काम अपने असिस्टेंट फादर पियोट्रैक से पूरा करवाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से जब मरेक खाना खाने बैठता है तो उसे वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, साथ ही उसे काफी वॉमिटिंग भी हो रही थी। मतलब कि यहाँ आने के बाद से ही मरेक की हालत धीरे धीरे काफी खराब होती जा रही थी, जिस वजह से वो यहाँ से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता था। इसलिए वो गन निकाल कर अपने पास रख देता है और उन गुमशुदा लड़कियों वाले न्यूज़पेपर को भी चला देता है। फिर वो सीधा मोनेस्ट्री के मेन दरवाजे तक पहुंचता है, जो कि लॉक होता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर बिना किसी को पता लगाए यहाँ से निकलना चाहता था। तभी वो अचानक खिड़की से बाहर कुछ लोगों को किसी को दफनाते हुए देखते हैं और पूछने पर उसे पता चलता है कि वो उसी लड़की की लाश को दफना रहे हैं जिसका कल एक्सॉर्सिज्म किया गया था। तो जानकर मरेक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो लड़की मर कैसे सकती है, क्योंकि कल उसके सामने वो जिंदा थी। इसलिए वो फिर से उसी कमरे में जाता है जहाँ उस लड़की का एक्सॉर्सिज्म किया गया था। वहाँ मरेक को काफी सारा खून गिरा दिखता है। तभी उसके पीछे से उसे एक अनजान आदमी की आवाज आती है, जो कि उसको कन्फेशन रूम में आने के लिए कहता है। और जब मरेक कन्फेशन रूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ पियोट्रैक मिलता है, जो कि मरेक से बताता है कि उसे पता है कि वो यहाँ किस चीज की छानबीन कर रहा है, लेकिन उसे संभाल कर रहने की जरूरत है क्योंकि ये लोग उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पियोट्रैक मरेक से बताता है कि जब उसे यहाँ पर लाया गया था तब वो भी यहाँ से निकलना चाहता था, और जब एक दिन उसने भागने की कोशिश की तो वो पकड़ा गया, जिसके बाद इन्होंने उसे कई तरह से टॉर्चर किया। तब से उसे ना चाहते हुए भी यहाँ रहना पड़ रहा है।
प्योट्रे की इन बातों को सुनकर मरेक को उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। फिर मरेक प्योट्रेक से उस नकली एक्सोर्सिज्म को करने का कारण पूछता है, जिस पर प्योट्रेक उसे बताता है कि वह एक्सोर्सिज्म सिर्फ दिखावे के लिए है ताकि चर्च को फंडिंग मिलती रहे। अब जाते जाते प्योट्रेक मरेक को संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना था कि मरेक यहाँ इत्तेफाक से नहीं आया बल्कि उसे शायद जानबूझकर बुलाया गया हो। इसके बाद मरेक जल्दी से अपने कमरे में जाता है, जहां वो चेक करता है कि कहीं उसी की जासूसी तो नहीं की जा रही। इसलिए वो कमरे की अलमारी को भी खिसका कर देखता है तो उसके पीछे दीवार में एक होल बना हुआ होता है और उस होल में से अजीब सा चिपचिपा और काले रंग का लिक्विड बाहर निकल रहा था, जिसके अंदर मरेक जब हिम्मत करके हाथ डालता है तो उसमें उसे कुछ मिलता है, जिसे जब वो निकाल कर देखता है तो वो एक इंसानी आंख होती है, जिसे देखते ही मरेक पूरी तरह से डर जाता है। इसके बाद वो उस जगह को खोदकर उस एक्सोर्सिज्म वाली लड़की के ताबूत को बाहर निकालता है, जो कि एकदम खाली होता है। अब इससे पहले मरेक कुछ समझ पाता, कोई पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और जब मरेक को होश आता है तो वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ पाता है, जिसके सामने डेविड बैठा होता है। और तभी वहां फादर एंड्रेज उसे सड़े हुए मांस के 4 बॉल्स लेकर आते हैं, जिसे मरेक को उसकी सजा के तौर पर जबरदस्ती खिलाए जाते हैं। और जब वो नहीं खाता तो डेविड उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब जब शाम को वापस से उसे होश आता है तो वो चुपचाप अपनी रस्सियां खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेविड की आंख खुल जाती है, जो कि उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिस वक्त मरेक के हाथ में उसकी गन लग जाती है और वो उसे शूट करता है और डेविड को मार डालता है। अब वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए भागते हुए वो एक अंधेरी जगह पर पहुंचता है, जहां उसे उन्हीं 7 लड़कियों की लाश टंगी हुई मिलती है, जिनके बारे में न्यूज़पेपर में लिखा गया था। इन लड़कियों की लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थी, साथ ही उनके बॉडी पार्ट्स को भी काटा गया था, जो देखकर मरेक को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि जिस खराब मांस को वो अब तक खा रहा था वो असल में इन्हीं लड़कियों का था, जो कि सिर्फ उसे ही खिलाया जा रहा था। इसी बीच वहाँ प्योट्रेक आता है, जो कि मरेक को अपने साथ कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। वो उसे एक 1000 साल पुरानी किताब दिखाता है, जिसके मुताबिक 800 साल में एक बार अमावस्या की रात में एक बच्चे का जन्म होगा। अगर उसे उसी वक्त सही मंत्रों का उच्चारण और खंजार की मदद से मार दिया गया तो इस धरती पर सैटर्न खुद आएगा, जो कि धरती पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करेंगे, मतलब कि वो अपने हिसाब से एक नई दुनिया बसाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर 7 पापी लड़कियों को सेक्रीफाइस करने के साथ एक निर्दोष लड़की के खून को पीने के बाद ही सैटर्न उस बच्चे के शरीर के अंदर खुद ब खुद दाखिल हो जाएंगे। अब उसी किताब में एक निशान देखकर मरेक बताता है कि बिल्कुल वैसा ही निशान उसके भी शरीर पर मौजूद है, जो कि शुरू में दिखाया गए बच्चे के शरीर पर भी था। इसलिए इस किताब और निशान से साफ समझ आ जाता है कि वो बच्चा असल में मरेक ही था, जिसे यहाँ के प्रीस्ट ने इस रिचुअल को पूरा करने के लिए बड़े ऑफिसर को पैसे खिलाकर यहाँ पर बुलवाया था, क्योंकि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। अब ये सब जानकर मरेक किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए प्योट्रेक उसे एक सुरंग के रास्ते में ले जाता है, जहाँ मरेक को आगे जाने पर कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। और यहाँ रिवील होता है कि प्योट्रेक असल में अभी तक उसके साथ होने का बस ड्रामा कर रहा था, लेकिन वो चर्च का वफादार था। अब मरेक को एक जगह बांध दिया जाता है, जहाँ उसी एक्सोर्सिज्म वाली लड़की को लाया जाता है, जो कि अभी जिंदा थी। अब उस लड़की के गले को काटकर उसके खून को एक कटोरे में इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसके बाद सभी उसे बारी बारी पीते हैं और फिर कुछ मंत्रों को बोला जाता है, मगर वो नर्क का सैटर्न नहीं आता, जिस बात पर सभी सोचते हैं कि उनसे जरूर इस रिचुअल को करने में कोई गलती हुई होगी। अब प्योट्रेक अपने हाथों से मरेक को मारकर उसे एक कुएं में फेंक देता है। फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिस दौरान मौका पाकर प्योट्रेक फादर एंड्रेस को भी जान से मार डालता है, क्योंकि उनके बाद अब वही मोनेस्ट्री का हेड होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। अब अगली सुबह जब फादर एंड्रेस की लाश के पास प्रार्थना कर रहे थे, जिन्हें प्योट्रेक लीड कर रहा था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि वो अपनी मौत मरे हैं, तभी हम देखते हैं कि मरेक अभी जिंदा है, जो कि अचानक से सच में एक सैटर्न में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके आते ही प्योट्रेक प्रेयर करते हुए हवा में उड़कर गायब हो जाता है और बाकी सभी लोग स्टैचू बनकर उल्टे क्रॉस की तरह आसमान पर उल्टा लटके हुए थे। साथ ही आसमान में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि सैटर्न ने आते ही नर्क का द्वार खोल दिया है, जिस वजह से अब यह पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और इस पर सिर्फ सैटर्न का ही राज होगा। मतलब कि इन प्रीस्ट का रिचुअल सही था, बस उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।